अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान। और ये आज की इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली इंस्पेक्टर लीगल की जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस सीट थी उसमें इंग्लिश ऐसे के हवाले से बात करूंगा। इंस्पेक्टर लीगल की जो सीट्स अनाउंस हुई पीपीएससी के जरिए उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लॉ ग्रेजुएट्स को एलिजिबल थे और जिनका साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। तो जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और लॉ का पेपर दे चुके हैं उनका 17 नवंबर को इंस्पेक्टर लीगल का इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम होगा उर्दू ऐसे का पेपर। इंग्लिश ऐसे का पेपर भी 50 नंबर का होगा और उर्दू ऐसे का पेपर भी 50 नंबर का होगा। और पीपीएससी के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंग्लिश ऐसे का पेपर जो 50 नंबर का होगा वो भी 2 घंटों में होगा, और उर्दू ऐसे का जो पेपर 50 नंबर का होगा वो भी 2 घंटों में होगा। यानी 10 से 12 इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा और 17 नवंबर को। और सेकंड टाइम 2 से 4 बजे तक उर्दू ऐसे का पेपर होगा 50 नंबर का, 2 2 घंटों में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है इंस्पेक्टर लीगल की पोस्ट के लिए उसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को कवर करने चाहिए, उसके ऊपर तैयारी करके जानी चाहिए। और ना सिर्फ मैं यहाँ पे इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा बल्कि उन 5 टॉपिक्स की, जो 5 टॉपिक मैं बताऊंगा उन 5 टॉपिक्स की मैं थीसिस स्टेटमेंट भी आपको बना के दिखाऊंगा। और 5 टॉपिक्स की ऊपर मैं एक रफ आउटलाइन भी बना के दिखाऊंगा आपको। और इन 5 टॉपिक्स के ऊपर कोई एक रेलेवेंट एक या दो कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप रेलेवेंट कोड कौन सी ऐसे के अंदर कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उन 5 जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इंस्पेक्टर लीगल के इंग्लिश पेपर के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के पेपर के हवाले से, उन 5 टॉपिक के अंदर जो जो सोर्सेज आपको कोट करने चाहिए एक दो लाजमी वो मैं बताऊंगा हर टॉपिक के ऊपर। तो ये 5 टॉपिक हैं। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेट मी शो यू स्क्रीन एंड दिस इज ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, होपफुली आपको ये नजर आ रहे होंगे। पहला टॉपिक मेरा है एक्सेस टू जस्टिस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, कि जस्टिस के हसूल के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए चैलेंजेस क्या हैं एंड सॉल्यूशंस क्या हैं। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे पहले। दूसरा टॉपिक है साइबर क्राइम्स, प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी। इंतहाई रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट एंड हॉट इशू है आजकल की जो साइबर सिक्योरिटी और लोगों के प्राइवेसी के इश्यूज आ रहे हैं और डिजिटल सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तीसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब भी पुलिसिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की या इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, एलईएज की, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात जरूर होती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चौथा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में वो है पुलिस रिफॉर्म्स एंड कम्युनिटी पुलिसिंग। आजकल की जो पुलिसिंग है वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का दौर नहीं है, मॉडर्न पुलिसिंग का ज़माना है। वक्त की ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं, तो पुलिस को भी अब कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। उसकी अशद ज़रूरत वक्त चाहिए कि अब ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाया जाए। और पांचवा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट टॉपिक, वो है रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के बगैर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कमा हक का हो जैसे इसका हक है वो पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस सर्विस के तौर पे काम नहीं कर सकता। फोर्स के तौर पे काम कर रहा है, करता भी रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट बेसिकली एक सर्विस है ना कि फोर्स। लिहाजा रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए भी हमें 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 क्या करना चाहिए। इन 5 टॉपिक्स के ऊपर ना सिर्फ मैं आप लोगों को आउटलाइन बना के दिखाऊंगा बल्कि इनके ऊपर मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, एज इट इज आप उसको देख सकते हैं। और इन 5 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको रेलेवेंट कोड्स बताऊंगा जो आप अपने पेपर में, अपने ऐसे के पेपर में ऐसे लिखते हुए उसमें एम्बेड कर सकते हैं, इनकारपोरेट कर सकते हैं। और लास्टली
इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर जब आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे होंगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ सोर्सेस कोट करने चाहिए। तो इन पांचों टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए मैं वन बाय वन आपको रेलेवेंट, कंसर्न, जो हाईली रेटेड जो सोर्सेज हैं जो कि आपको कोट करने चाहिए, जो कि आपके इंग्लिश ऐसे के पेपर की वर्थ को, वेटेज को और उसकी आप यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, मैं इसको जरा जूम आउट कर लूं ताकि आप लोगों को ये नजर आए। पहला टॉपिक हमारा है एक्सेस टू जस्टिस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। मैं इसको मजीद कर लेता हूँ जूम आउट। अच्छा, इसकी जब आउटलाइन बनाते हैं, देखें जब भी कोई आपका ऐसे हो, 50 नंबर का हो, 100 नंबर का ऐसे हो, इंग्लिश एस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आउटलाइन के बगैर आपका जो ऐसे है वो इनकम्प्लीट होता है। तो अगर इसकी आप आउटलाइन बनाएंगे तो हर इंग्लिश ऐसे, चाहे 50 नंबर का हो या 100 नंबर का हो, इंस्पेक्टर लीगल का जो ऐसे पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, 2 घंटे में करना होगा। तो आउटलाइन का पहली जो आउटलाइन होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक देखें, एक्सेस टू जस्टिस, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन के, इंसाफ का जो हसूल है उस तक लोगों की रसाई, इसमें मसाइल क्या आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो पहली जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आप बात करेंगे कि एक्सेस टू जस्टिस को आप डिफाइन कर देंगे कि एक्सेस टू जस्टिस का मतलब ये है कि सिटीजन जब लीगल मैकेनिज्म को यूज करते हुए, मतलब विदाउट बैरियर्स को, रुकावटों के बगैर जब वो इंसाफ का हसूल कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस। इसी के अंदर जब भी इंट्रोडक्शन का आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसकी जो एंडिंग लाइंस होंगी वो होंगी थीसिस स्टेटमेंट। आप इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जस्टिस मस्ट बी टाइमली, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। जैसे एक्सेस टू जस्टिस टॉपिक है, तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखा कि जस्टिस मस्ट बी टाइमली, टाइम पे मिलना चाहिए क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस मस्ट बी टाइमली, अफोर्डेबल, महंगा नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेसिबल। अदरवाइज, यहां सेमी कॉलन देके, अदरवाइज जस्टिस एग्जिस्ट ओनली इन थियरी नॉट इन रियलिटी। तो अब यहाँ पे मैंने बातें की हैं कि जो जस्टिस है वो टाइमली मिलना चाहिए, इंसाफ महंगा नहीं होना चाहिए कि उसके पे बहुत, उसकी को भारी कीमत ना चुकानी पड़े, और एक्सेसिबल होना चाहिए। अदरवाइज जो जस्टिस है वो थ्योरी, जिसको लोग कहते हैं अक्सर, राइट प्रोनाउंसिएशन इज थ्योरी। अदरवाइज जस्टिस जो है वो थ्योरी में होता है, अदरवाइज प्रैक्टिस में नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता। अब ये पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप डिस्कस करेंगे, ये मैं आउटलाइन बता रहा हूँ आपको। दूसरे जो आउटलाइन के अंदर जो दूसरी हेडिंग है वो है बैरियर्स टू जस्टिस। अब जब बैरियर्स टू जस्टिस आप डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके नीचे हम सब आउटलाइन दे रहे हैं तो इसको यहाँ पे कॉलर होना जरूरी है। तो बैरियर टू जस्टिस के अंदर आप दो बैरियर लाजमी डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे कि जो हाई लीगल फी लोगों को ना पे करनी पड़ती है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, ये लिटिगेशन के मामलात को डिस्करेज करते हैं। यानी कि वैसे तो लोगों का हक है कि जब भी उनको जस्टिस नहीं मिलता तो वो लिटिगेट करते हैं, सू करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जब उसकी लोगों को हाई फी चुकानी पड़ती है, भारी फीस देनी पड़ती है, और प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट और बहुत ही कम्बरसम होता है, और बड़ा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, लिहाजा इससे लोग फिर मुकदमात में, अदालतों में नहीं जाते। और दूसरी बात, केस डिले जो होते हैं उससे भी इनजस्टिस क्रिएट होता है, और उससे लोगों का पब्लिक ट्रस्ट भी मतलब लूज होता है। तो ये जस्टिस के अंदर लोगों को, यानी कि जस्टिस की एक्सेस के अंदर लोगों को ये दो बड़ी रुकावटें हैं। तीसरी बात आप डिस्कस करेंगे आउटलाइन के अंदर वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कौन से हैं जस्टिस के हसूल के लिए। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि मुतबादल रास्ते कौन से हैं, सिर्फ पुलिस ही तो नहीं है ना, और कौन कौन से हैं। तो उसमें आप जिक्र करेंगे जब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लिखेंगे मेडिटेशन, सॉरी मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। को मेडिटेशन तो वो मुराकबा वगैरह और वो होता है, मीडिएशन के दरमियान में जब किसी पार्टी को डाला जाता है, और आर्बिट्रेशन ये भी थर्ड पार्टी को डाला जाता है। तो लॉ ग्रेजुएट्स नो इट वेरी वेल। तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जो होता है ये रिड्यूस करते हैं बर्डन को, पुलिस डिपार्टमेंट के बर्डन को, और इससे डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो बहुत क्विकली जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। चौथी बात इस टॉपिक में करेंगे, अगर ये टॉपिक आता है एक्सेस टू जर्नल, एक्सेस टू जस्टिस, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन की बात करेंगे, तो रोल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि इंस्पेक्टर लीगल का पेपर है, आप लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं और साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में 2 साल आप लोगों ने मिनिमम सर्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पे जिक्र करेंगे चौथी हेडिंग में। उसमें आप बताएंगे कि प्रॉपर केस इन्वेस्टिगेशन अगर हो इनिशियल स्टेज पे, तो उससे जो है जस्टिस की डिलीवरी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। और पांचवा जो पॉइंट है उसमें आप रिकमेंडेशन देंगे। अब चूंकि रिकमेंडेशन भी आप डेफिनेटली दो तो लाजमी आपको देनी चाहिए। और रिकमेंडेशन के अंदर मैंने यहाँ 3 रिकमेंडेशन दी हैं कि लीगल एड प्रोग्राम्स होने चाहिए, इनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए फॉर पुअर लिटिगेंट्स,
कि जो लोग मुकदमाबाजी में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनके लिए लीगल एड प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि लोगों की कानूनी तौर पर रहनुमाई हो सके, मदद हो सके, उनको लीगल नॉलेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अवेयरनेस। दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि इदारा जाती रिफॉर्म्स भी होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि उनका फोकस हो कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ताकि लोगों की जवाबदेही भी हो, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, और जस्टिस, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करे, टाइमली काम करे। और तीसरी बात, ई कोर्ट्स मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब अगर सपोज बखर का बंदा है, लहिया का, या सपोज जहानिया का, या इन केस रहीम जरा खान का, तो वो लाहौर जाए और वहाँ पे जस्टिस के लिए जनाब दर दर की खाक फांकता फिरे। तो ई कोर्ट्स, ऑनलाइन कोर्ट्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स होने चाहिए, और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग होनी चाहिए, कि पता चले कि मेरा जो केस है वो कहाँ तक पहुंचा है। उससे भी जो डिलेज होते हैं उनको रिड्यूस किए जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। और लास्ट कंक्लूजन की आप एक पैराग्राफ में क्या करेंगे, सारी बातें जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको लिखने के बाद थीसिस स्टेटमेंट पे उसको एंड कर देंगे। लाजमी याद रखिए कंक्लूजन के अंदर आखिरी जो लाइन होनी चाहिए वो होप ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप ऐसा वो आखिरी लाइन लिखेंगे कि इफ दिस इज ensured, एक्सेस टू जस्टिस कैन बी ensured। ठीक है। तो इन पाकिस्तान, अब इसके ऊपर रेलेवेंट कोट आप इस ऐसे के ऊपर क्या दे सकते हैं, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सोसाइटी इज जस्टिस। ये है अलेक्जेंडर हैमिल्टन की कोट। ये आप इस ऐसे के अंदर जहां पे भी आपको मुनासिब लगे आप कोट कर सकते हैं। सोर्सेज जो आप इस ऐसे को लिखते हुए आप कोट करेंगे, वो है, पहली बात, सॉरी, ये है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है वो मैं, हाँ, पहला जो है वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट का हवाला दे देंगे। अगर आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला देते हैं, तो यूर ऐसे वुड बिकम वेटी, इट वुड कैरी वेट, एंड योर आर्गुमेंट्स वुड बी स्ट्रेंथेंड। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की जस्टिस रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक छापता रहता है, उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो जब कोई बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2024 में, 2023 में, 2022 में इतने केस जो है वो पेंडिंग रह गए, तो आप उसका हवाला दें कि अकॉर्डिंग टू जस्टिस रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो उससे भी योर रिपोर्ट्स, योर आर्गुमेंट्स एंड योर फैक्ट्स एंड फिगर एंड योर ऐसे वुड कैरी वेट, एंड इट वुड लुक मोर प्रोफेशनल, मोर रिसर्च ओरिएंटेड एंड एविडेंस बेस्ड। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा, और दूसरा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ऐसे है जो इंस्पेक्टर लीगल के पेपर के हवाले से आपको लाजमी तैयार करना चाहिए, एंड लेट मी जूम इट आउट, एंड दैट इज, दूसरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी। आजकल का जो करंट एरा है, दिस इज एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन इन दोनों का चोली दामन का साथ है। आज के दौर में सेफ्टी सिक्योरिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि ऑनलाइन लोगों की प्रेजेंस है, सोशल मीडिया के ऊपर है, वेबसाइट्स हैं, लोग जब किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, इवन के लोगों की आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारी ऐप्स होती हैं सारी, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक की सारी ऐप्स होती हैं। तो हमारी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, हमारी आइडेंटिटी की, हमारे डाटा की, उसका जो इशू है, प्राइवेसी है, हमारी इसमें पिक्चर्स वीडियोस पड़ी होती हैं, फैमिली की, हमारी अपनी। तो इन सारी, और डाटा बड़ा कीमती होता है, जैसे वर्ल्ड जो बड़े बड़े बैंक हैं, तो उनकी वो हैक हो जाते हैं, उनकी वेबसाइट्स। तो साइबर सिक्योरिटी जो है, प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी, दिस इज द इशू ऑफ टूडेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एरा। तो इसके ऊपर जो ऐसे है, अगर मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा, अगर इसके ऊपर आउटलाइन बनाएंगे, तो पहली आउटलाइन जैसे हर ऐसे की होती है, वो है इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे आप आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उनकी एमरजेंस हो रही है। यहाँ पे ग्रोथ की बजाय अगर आप बात कर लें, ग्रोथ एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हम बात कर लें, क्योंकि अगर क्राइम्स की बात हो रही है तो इमरजेंस की बात कर लें कि ये ज़रा इनकी साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं, नमूदार हो रहे हैं। तो उसमें आप बात बताएंगे कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, उससे ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं क्रिमिनल्स को, क्या करने के लिए, टू कमिट साइबर क्राइम्स। ये बात कर लेंगे। इसी के अंदर आप बात कर लेंगे कि साइबर क्राइम्स की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स का जिक्र कर लेंगे, कि साइबर हरेसमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, जिससे ना लोगों को इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान होता है। इस तरह आप बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रॉड और डाटा बेस जो ब्रीचेज हैं, लोगों के जो डाटा बेस होता है, डाटा जो प्रोवाइड जो उनका ऑनलाइन होता है, उससे उन लोगों की पर्सनल जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती है। ये बातें करके आप इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइंस होंगी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की, वहाँ आप थीसिस स्टेटमेंट डाल देंगे, और थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी है, इन दिस
इन द डिजिटल एज, जो आजकल की एज है, इन द डिजिटल एज सिक्योरिंग डाटा एंड प्राइवेसी इज एज एसेंशियल एज ensuring फिजिकल सेफ्टी। आजकल की इस डिजिटल एज में हमारा जो डाटा है और हमारी जो प्राइवेसी है उसकी हिफाजत करना उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारी फिजिकल सिक्योरिटी ज़रूरी है। अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ आउटलाइन। आउटलाइन, हर ऐसे को स्टार्ट करने से पहले उसकी आउटलाइन लिखी जानी चाहिए। आउटलाइन बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि मिरर होता है। दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन, दिस इज एक्चुअली दिस प्रोवाइड्स क्लूज एंड कूज एंड हिंट्स कि आप क्या लिखेंगे एक्चुअली ऐसे में। तो पहला जो हर ऐसे की जो आउटलाइन का जो पहली हेडिंग होती है वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे कि आजकल इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और साइबर क्राइम्स की तीन चार किस्में जो मैंने बता दी हैं वो आप जिक्र कर देंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन जब आप आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैंने पिछले ऐसे को डिस्कस करते हुए भी और इस ऐसे को डिस्कस करते हुए भी इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ चीज़ें लिख दी हैं, वो आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे, और थीसिस स्टेटमेंट आप बेशक थीसिस स्टेटमेंट लिखें हेडिंग दे के और नीचे लिख दें, या तीसरे स्टेटमेंट की हेडिंग ना दें और लिख दें आप, जैसे मैंने लिखा है, इन द डिजिटल एज सिक्योरिंग डाटा एंड प्राइवेसी इज एसेंशियल एज इंश्योरिंग फिजिकल सिक्योरिटी और सेफ्टी। दूसरी हेडिंग जो है आउटलाइन के अंदर वो है लीगल फ्रेमवर्क्स इन पाकिस्तान फॉर डिजिटल सिक्योरिटी। कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। तो आपको पता है पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो है वो लीगल ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है टू प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, डाटा थ्रेट करते हैं, प्राइवेसी के इश्यूज क्रिएट करते हैं, जो क्रिमिनल्स, उनको हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। उनको अदालतों में लेके जाने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए, उनको उनको सू करने के लिए, लिटिगेट करने के लिए, उनको मतलब है कि कानून के कटहरे में लाने के लिए जो जो कार्रवाई की जाती है उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए पीका एक्ट जो बनाया गया है, ये आप इसका जिक्र कर देंगे एक सरसरी सा। और फिर आप बात करेंगे कि रोल ऑफ पुलिस इन एड्रेसिंग साइबर क्राइम्स, कि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है साइबर क्राइम्स को टैकल करने में, एड्रेस करने में। तो उसमें आप बताएंगे कि पुलिस को चाहिए कि वो डिजिटल फोरेंसिक को सीखे, अपने सिस्टम्स को अडेप्ट करे। डिजिटल फोरेंसिक जैसे लाहौर के अंदर एक इदारा है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बनाया। एंड साइबर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। अब आजकल का वो दौर नहीं है कि लोग मतलब है कि जो लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं फिजिकली, बल्कि आजकल लोग नुकसान करते हैं लोगों का ऑनलाइन डाटा चुरा के, वेबसाइट्स को हैक करके। तो उसके लिए साइबर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स पुलिस को चाहिए कि वो सीखे। तो फिर इसमें चौथी जो हेडिंग है वो आउटलाइन में आप लेंगे, नीड फॉर डिजिटल अवेयरनेस फॉर डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आजकल लोगों को प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए, मतलब प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए, डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए लोगों को डिजिटल अवेयरनेस की जरूरत है। अब इसमें क्या बात करेंगे आप कि सिटीजन्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उनकी हिफाजत के लिए। ये आप लिख देंगे, और इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो ऐसे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करे, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे मतलब है कि मैसेज चलाए जिससे लोगों को पता चले कि हमने अपने डाटा को तक लोगों को एक्सेस नहीं देनी। और जो लोगों के मैसेज आए होते हैं कि आप ये करें और ये आप लोगों की लैपटॉप निकल आया, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, वहां से वो हैकर्स उन तक पहुंच जाते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो रिकमेंडेशन देंगे आउटलाइन के अंदर। और रिकमेंडेशन क्या है साइबर सिक्योरिटी वाला के लिए? पहली बात ये है कि स्पेशलाइज साइबर क्राइम यूनिट्स बनाए जाने चाहिए, जो क्या जो जो हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होने चाहिए। इसी तरह अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए जो कि हरेसमेंट, साइबर क्राइम और फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सके। और कंक्लूजन के अंदर ये सारी बातें करने के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा लिख लेंगे और एंड करेंगे पॉजिटिव नोट पे। याद रखें कि इस ऐसे के अंदर भी आप पूरा कोई कोड जो है वो दे सकते हैं। मैं एक कोड आपके लिए लेके आया हूँ कि प्राइवेसी इज नॉट प्रिविलेज, इट्स अ राइट। कि प्राइवेसी को हमारे लिए कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई हमारे लिए कोई फेवर नहीं है कि हमें कोई देता है, बल्कि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है। और ये मार्लन ब्रांडो की एक कोड है, उसका उसका है। और सोर्सेज जो मैंने यहाँ दिए हैं जिनको आप इस ऐसे के ऊपर आप कलम जब उठाएंगे तब आजमाई करेंगे, तो आप FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट्स का हवाला दे सकते हैं कि फलां साल में इतने साइबर क्राइम्स केसेस जो है वो नमूदार हुए जब सामने आए। फिर UNODC साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। इस तरीके से आपका ऐसे जो है इट वुड लुक मोर एविडेंस बेस्ड एंड आर्गुमेंटेटिव एंड यू कैन से प्रोफेशनल। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा, और वो तीसरा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेट मी जूम इट आउट एज वेल so that it might look visible to you
इजीली। एंड दिस इज आउटलाइन। मैं इस ऐसे के आउटलाइन के अंदर भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेट मी जूम इट आउट फर्दर टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। एंड दैट इज फर्स्ट हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की होगी। आप इंट्रोडक्शन दोबारा इसकी हेडिंग देख लें। सॉरी, टॉपिक ह्यूमन राइट्स आजकल का बड़ा ट्रेंडी टॉपिक है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन दोनों को जोड़ दिया है मैंने कि इनके ऊपर टॉपिक अगर अगर आता है कि ह्यूमन राइट्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं टू सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को मतलब है कि एड्रेस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, टैकल करने के लिए। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी। अब हेडिंग जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी उसके अंदर, उसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना आउटलाइन के अंदर। हाँ डेफिनेटली, जब ऐसे लिख रहे होंगे तो फिर तो इंट्रोडक्शन का पूरा पैराग्राफ होगा। लेकिन ये जो आउटलाइन जब भी लिखी जाती है तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे और कुछ नहीं होता। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? आप ह्यूमन राइट्स की मीनिंग्स बताएंगे यहाँ पे। ये देखिए, मैंने इसको इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। ह्यूमन राइट्स का जब इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिख रहे होंगे तो इसमें ह्यूमन राइट्स की पहले बातें करेंगे कि ये हमारी वो बेसिक फ्रीडम्स हैं, आज़ादियाँ हैं हमें, जो हर शख्स जो जिसका मुस्तहिक है, सिंपली फॉर बीइंग ह्यूमन, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते जो हमारी आज़ादी हैं, जो लिबर्टीज़ हैं, जिसका हर बंदा हकदार है, इंटाइटल टू का मतलब है हकदार है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। अब इसमें थीसिस स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन की जो पैराग्राफ होता है उसकी जो आखिरी लाइंस होती है वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट आप लिखते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम ensures the rights of every individual। एक स्ट्रॉन्ग जो जस्टिस सिस्टम होता है, कोई कानून का जो निज़ाम होता है, आईनी जो निज़ाम होता है, वो हर इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करता है? इंश्योर करता है, इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड। मतलब है जो मुलजिम होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि इसने ये काम किया, जो मुबैना मुलजिम होता है, उसके भी राइट्स होते हैं। आर प्रोटेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, की जो भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट का इनिशियल स्टेज है, एफआईआर हो रही है, ट्रायल आगे चला गया है, डीएसपी लेवल तक पहुंच गया है, इंस्पेक्टर लीगल के पास पहुंच गया है, कोर्ट में चला गया है, बंदा चला जेल में चला जाता है बंदा, मतलब जुडिशियल होके, फिर भी हर बंदे के राइट्स, हर लीगल प्रोसीडिंग के स्टेज के ऊपर बंदे के, हर इंडिविजुअल का राइट है कि उसको स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम उसके जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज ना किया जाए, वायलेट ना किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी हेडिंग देंगे ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की, जब पुलिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। अब मैंने ये दूसरी हेडिंग क्यों दी? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं मुकम्मल, प्रोसिक्यूशन के बगैर नहीं मुकम्मल। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रोसिक्यूशन करती है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में होता है, इन्वेस्टिगेशन का वर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तो ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान में भी ह्यूमन राइट्स होते हैं अक्यूज पार्टीज के। तो उसमें पहली बात लिखेंगे कि जो अक्यूज्ड है, दैट मस्ट नॉट बी ट्रीटेड इन अ डिग्रेडिंग, कोर्सिव और ह्यूमिलिएटिंग मैनर। पुलिस डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट हमारा बदनाम भी है, पंजाब की पुलिस, पूरे पाकिस्तान की हर डिपार्टमेंट की पुलिस जो है वो क्या करती है? लोगों को डिग्रेड करती है जिस शख्स पे इल्ज़ाम होता है। देखें, हर शख्स जो भी अक्यूज्ड है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल भी हो। अक्यूज्ड में और क्रिमिनल में फर्क होता है। अक्यूज्ड होता है जो जिस पे इल्जाम होता है, क्रिमिनल वो होता है जो जिसकी कन्विक्शन हो जाती है, जो साबित हो जाता है। अब हो सकता है कि हम कार्रवाई करें, ट्रायल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, प्रोसिक्यूशन, और वो बंदा बाइज्जत बरी हो जाए, यानी कि वो क्रिमिनल ना हो, तो इसका मतलब है कि हमें उसके राइट्स को, हमें उस बंदे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमें उसके ऊपर मतलब है कि कोई धमकियां नहीं देनी चाहिए, उसको थ्रेटन नहीं करना चाहिए, कोर्सिव मेजर्स नहीं होने चाहिए, और हमें उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। उस बंदे की डिग्निटी होती है। अब उसके हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के मुताबिक। इसी तरह एवरी अक्यूज पर्सन हैज द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड ए फेयर इम्पार्शियल ट्रायल। यानी कि हर बंदे को ये हक है कि वो असालतन या वकालतन, या तो वो खुद या फिर वो अपना कोई वकील पेश कर सके, यानी कि कोई उसका लीगल काउंसल बने या एडवोकेट बने, लीगल रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह वो तर्जमानी करवाए अपनी जगह पे, और उसको फेयर और इम्पार्शियल, यानी कि गैर जानबदार जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। तो ये ह्यूमन राइट्स होते हैं अक्यूज पार्टी के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब बंदा कोई बंदा जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है। फिर आप बताएंगे कि चैलेंजेस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चैलेंजेस कौन से हैं? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है अगर आप देखें तो वो है ह्यूमन राइट्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसके चैलेंजेस ये हैं कि इलीगल डिटेंशन, लोग, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो लोगों को इलीगल तौर पे, गैर कानूनी तौर पे लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं। और कस्टोडियल टार्चर,
यानी कि अपनी कस्टडी में रख के उसको उन पर टॉर्चर करते रहते हैं। इससे क्या है, जो हमारे आइन ने उनको राइट्स दिए हैं, हमारे कानून ने 1973 के आइन ने, उससे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों के, अक्यूज पार्टीज के, वो इन्फ्रिंज होते रहते हैं, वायलेट होते रहते हैं। तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह बात आगे करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है इन ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस डिपार्टमेंट का जो रोल है, उसमें मैंने यहाँ दो बातें की कि पुलिस मस्ट कलेक्ट एडमिसिबल एविडेंस थ्रू लॉफुल प्रोसीजर। तो पुलिस को चाहिए कि वो आईनी तरीकों से, लॉफुल तरीकों से, मतलब जायज़ तरीकों से, जो कि कानूनी है उन तरीकों से एडमिसिबल एविडेंस कलेक्ट करे। वो एविडेंस जो कि कोर्ट में मतलब है कि एडमिसिबल और कोर्ट उसको माने। और लीगल ऑफिसर जितने भी होते हैं, जैसे आप लोग इंशाल्लाह बनेंगे, लीगल ऑफिसर मस्ट प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं उनको चाहिए कि वो पावर का जो मिस यूज है, जो अब्यूज है, उसको खत्म करें, रोकें, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो शफाफियत है उसको इंश्योर करें। ये है पुलिस डिपार्टमेंट का रोल। और रिकमेंडेशन में आप दे देंगे, रिकमेंडेशन कोई भी ऐसे आप रिकमेंडेशन के बगैर मतलब उसको फाइनल नहीं करेंगे, कंक्लूड नहीं करेंगे। रिकमेंडेशन में ये है कि ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल लॉ एनफोर्समेंट पर्सोनेल। कि जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि इवन के आप लोग होंगे इंशाल्लाह, इंस्पेक्टर लीगल, जब बंदा को डीएसपी बनता है या आगे एसपी बनता है, एसएसपी बनता है, तो एक कांस्टेबल से लेकर आईजी तक तमाम जितने भी ह्यूमन राइट्स जो भी लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनेल होते हैं, कानून नाफिज करने वाले लोगों इदारों के जो मेम्बरान होते हैं, अरकान होते हैं, ऑफिसरान होते हैं, अफसरान होते हैं, उन सबको ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग उनकी मैंडेटरी होनी चाहिए। उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अक्यूज की राइट्स क्या होते हैं। और फिर मॉनिटरिंग सिस्टम मस्ट बी एस्टेब्लिश टू एलिमिनेट टॉर्चर एंड इलीगल डिटेंशन। ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे बेलफ का कंसेप्ट है, तो जो ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि टॉर्चर, जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है उसको एलिमिनेट करने में और इलीगल डिटेंशन को के ऊपर चेक रखने के लिए, ताकि ऐसा ना हो। ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाना चाहिए। और आखिर पे, जहाँ पे मैंने छठा पॉइंट जो है, सिक्स पॉइंट, वो आप क्या देंगे, जैसे हर ऐसे का होता है, वो होता है कंक्लूजन। और मैं इसको जरा, जी, इस ऐसे में जब इसको जो सारी बातें आप पहले कर चुके होंगे पिछले पैराग्राफ्स में, उनको कंक्लूड करते हुए थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा रीफ्रेज करेंगे जरा डिफरेंट अल्फाज में। और पॉजिटिव होप के ऊपर, मतलब होप ओरिएंटेड आपका आखिरी लाइन होनी चाहिए। और इसे ऐसे के अंदर अगर कोड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन एस्केप देन वन इनोसेंट सफर। बेटर दैट 10 गिल्टी पर्सन्स एस्केप देन दैट वन इनोसेंट सफर। कि अगर 10 जो गिल्टी पर्सन्स हैं, जो कि एक्चुअली जो क्रिमिनल्स हैं, अगर वो एस्केप बाय पुलिस से भाग जाते हैं, पुलिस की कस्टडी से, ठीक है, वो बेहतर है। देन किस चीज की निस्बत, कि अगर एक इनोसेंट बंदा है और वो बेचारा सफर करता रहता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर के ऑफिसर जो है उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 10 क्रिमिनल जो है अगर उनके पीछे हम भागते हैं और वो भाग जाते हैं, हमारे हाथ नहीं आते, तो वो ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक इनोसेंट बंदे को आप मतलब है कि वो उसको सजा दिए रखें और वो बेचारा जो है। तो ये विलियम ब्लैकस्टोन की वो एक कोट है, ये आप रेफर कर सकते, मतलब लिख सकते हैं अपने ऐसे में कहीं पे भी जहाँ मुनासिब लगे। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, ये एक बहुत बड़ा चार्टर है ह्यूमन राइट्स का। इसका हवाला दे सकते हैं कि अक्यूज पार्टीज के क्या राइट्स होते हैं लोगों के। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 ए, 10 आर्टिकल ए जो है 10 ए, वो बेसिकली फेयर ट्रायल के ऊपर है। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो दे नो वेरी वेल। एंड आर्टिकल 9 भी जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, कि हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, उसका ख्याल रखना जाना चाहिए। ठीक हो गया। इस टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज सेकंड लास्ट टॉपिक। वो है पुलिस रिफॉर्म के हवाले से। लेट मी जूम इट आउट। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगला आखिरी टॉपिक के बाद मैं इसको अपने लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट, चूंकि देखिए आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं और आप इंस्पेक्टर लीगल का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपसे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से लाजमी ऐसे इंग्लिश आ सकता है। तो पुलिस रिफॉर्म्स एंड कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से अगर ऐसे आता है, तो उसकी आउटलाइन में पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी। उसमें आप बात करेंगे कि मॉडर्न पुलिसिंग जो है वो जोर देती है प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन पे। प्रोएक्टिव ये होता है कि अभी क्राइम हुआ नहीं है, पहले ही ऐसी नज़र होनी चाहिए पुलिस की कड़ी, ताकि पता चल जाए कि वक्त से पहले प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन होनी चाहिए, रादर देन रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज। तो हमारी जो पुलिसिंग है, चाहे पंजाब पुलिस है या चाहे किसी भी सूबे की है, हमारी पुलिसिंग रिएक्टिव है। पहले इंसिडेंट होता है, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। बल्कि हम पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम देखते रहते हैं कि पहले क्राइम हो जाए, तो बाद में फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो हमारी जो मॉडर्न पुलिसिंग है वो बेसिकली फोकस करती है, स्ट्रेस करती है
प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन पे, कि वक्त से पहले क्राइम को, टू निप द इवल इन द बड जैसे कहते हैं। तो क्राइम ऐसे, पुलिस ऐसे मतलब अपने आप को विजिलेंट रखे कि क्राइम होने से पहले पहले उसकी उसकी बेखुनी की जाए, उसकी जड़ उखाड़ के फेंक दी जाए, लोग लोग जुर्म ही ना करें, रादर देन रिएक्टिव पुलिसिंग हमारी हो। तो ये बात करेंगे आप, और इसमें इसी जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा उसकी आप एंडिंग लाइन ये लिखेंगे, तीसरी स्टेटमेंट, मॉडर्न पुलिसिंग मस्ट शिफ्ट फ्रॉम अथॉरिटी थ्रू फोर्स टू अथॉरिटी थ्रू सर्विस। अब हमारी अभी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग पुलिसिंग है वो फोर्स के जरिए हमारी, बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है रादर देन ये फोर्स है। तो हम क्या समझते हैं, हम मतलब है कि अपने डोले मजबूत कर करके, और वेपन हमारे पास होता है, और हमने लोगों को अपने आगे लगाया होता है, चाहे वो इनोसेंट भी क्यों ना हो। तो मॉडर्न पुलिसिंग का जो फोकस है वो अथॉरिटी थ्रू फोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि अथॉरिटी थ्रू थ्रू सर्विस होना चाहिए। लोगों की खिदमत करके हम अपनी हकनीयत या अपनी अथॉरिटी या जो अपनी फोर्स, अपना इन्फ्लुएंस, अपना इम्पैक्ट शो करें एज अ पुलिस ऑफिसर, वेयर पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी बिकम्स द की टू प्रिवेंटिंग क्राइम। जहाँ पे पुलिस के लिए लोगों के साथ, ये जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ पार्टनरशिप करके, ताल्लुकात कायम करके, दोस्ती कायम करके हम क्या करते हैं, क्राइम्स को प्रिवेंट करते हैं। ये उसकी यानी कि लोग क्राइम को ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग एक कुलीदी किरदार अदा करती है। इसी तरह दूसरी हेडिंग आप देंगे इस आउटलाइन में, वो है ट्रेडिशनल वर्सेस कम्युनिटी पुलिसिंग। ये स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट मैंने यहाँ पे किया है, ट्रेडिशनल वर्सेस कम्युनिटी पुलिसिंग, कॉलन आगे लिखेंगे स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट। इसमें मैं दोनों को कंपेयर करूंगा बेसिकली, जहाँ पे जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिखूंगा, तो इसमें आप दो बातें कर सकते हैं। इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे, ये आउटलाइन डिस्कस हो रही है, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग फोकसेस ओनली ऑन रिस्पॉन्डिंग टू क्राइम आफ्टर इट अकर्स। जब जुर्म हो जाते हैं उसके बाद हमको जब रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये है रिएक्टिव या ट्रेडिशनल पुलिसिंग बेसिकली, जो हो रही है जो रवायती तौर पे। कम्युनिटी पुलिसिंग जो है इसके बरक्स जिसकी जरूरत है, वो क्या है, दैट बिल्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इनकरेजेस पब्लिक कोऑपरेशन। ये इससे कम्युनिटी पुलिसिंग बेसिकली लोगों को इन्वॉल्व करती है, कि हर मामले का जो हल है वो पुलिस ने नहीं निकालना। बहुत सारे मामला तो लोगों, ये जो डाइवोर्स के मामला होते हैं या हल्के फुल्के जो मामला लोगों की लड़ाई हुई होती है, वो तो हमारे मोजेस कुछ दो बंदे निकाल के उनको सौंप दिया जाए, डीपीओ ऑर्डर दे दे कि आप लोगों ने ये लोगों के अपने आपस के मामला जो है, पानी के इश्यूज लोगों के हैं, ट्यूबवेल के इश्यूज हैं, ये छोटे मोटे जो लोगों की लड़ाई हो जाती हैं, ये आप लोगों ने हल करने हैं। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग में हम लोगों की कॉपरेशन लेते हैं, उनका पब्लिक ट्रस्ट विन विन करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट के जरिए, और पुलिस सिविल सोसाइटी को मतलब है अपने पुलिस अपने साथ मिलाती है, और उनको शामिल करती है आर्बिट्रेशन के लिए, मीडिएशन के लिए। इसी तरह आप तीसरी हेडिंग आप देंगे कि नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पुलिस को, डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत है। कैसे? आउटडेटेड, वो जो पुराने गए उस जमानों के जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो, और लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो पुलिस डिपार्टमेंट को जो ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं दी जाती, वो लिमिट करते हैं ये दोनों चीज़ें, पुरानी एसओपीज और जो ट्रेनिंग की कमी है, इससे दैट लिमिट इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, ये जो कानून का नफाज है उसको कम करते हैं ये दोनों चीज़ें। इसी तरह दूसरी बात आप करेंगे, इसलिए जरूरत है पुलिस रिफॉर्म लाने की। दूसरी बात करेंगे कि सिटीजन्स ऑफन हेसिटेट टू कोऑपरेट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट। जो सिटीजन्स हमारे हैं, जो शहरी हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेट ही नहीं करते, वो हेसिटेट करते हैं। तो इस लिहाजा वो हेसिटेट करते हैं, तो इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत है, आप ये लिखेंगे। तो इसके ऊपर पैराग्राफ लिखने के बाद, ये दो पैराग्राफ लिखेंगे इसके ऊपर। अगली आप हेडिंग जो है वो आउटलाइन में देखें, तो वो है रोल ऑफ लीगल पर्सनल फॉर मॉडर्न पुलिसिंग। ये जो लीगल पर्सनल होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर लीगल होता है, या एसपी लीगल होता है, या डीएसपी लीगल होता है, तो उनका क्या रोल है? लीगल इंस्पेक्टर्स इंश्योर दैट इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये जो भी लीगल ऑफिसर होगा, या इंस्पेक्टर लीगल होगा, या डीएसपी लीगल होगा, या एसपी लीगल होगा, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तफ्तीश हो रही है, वो एज पर लॉ होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दे मेंटेन कंप्लायंस विद द एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी स्टैंडर्ड, कि वो जो भी लोगों की कंप्लायंस करवाते हैं, कोई भी इशू होता है, कोई एफआईआर होती है, तो वो एविडेंस बेस्ड काम चलाते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं। पहले उसका एविडेंस निकालते हैं, जो एडमिसिबल एविडेंस होता है, और वो देखते हैं कि क्या ये जो एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये एडमिसिबल भी है कि नहीं, जो बेंचमार्क है, जो थ्रेशोल्ड है, जो क्राइटेरिया है। आगे पांचवी जो है हेडिंग, वो मैंने आउटलाइन में लिखी है, वो है कि बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग के क्या फायदे हैं, हमें क्यों मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, हम क्यों मुतारिफ करवाएं ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बजाय कम्युनिटी पुलिसिंग।
तो कम्युनिटी पुलिसिंग से ये है कि क्राइम्स रेट्स फॉल व्हेन द पब्लिक वॉलंटरली शेयर्स इंफॉर्मेशन। जब लोग खुद मतलब एक अपनी रजामंदी से जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं अपने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, मतलब हाथ मिला के शाना बशाना खड़े हो जाते हैं, तो उससे क्राइम रेट कम हो जाता है। दूसरा, कंप्लेंट्स जो होती हैं अगेंस्ट पुलिस डिक्लाइन ड्यू टू इम्प्रूव्ड पब्लिक रिलेशन। जब पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लोगों के साथ घुल मिल के उनके तल्लुकात अच्छे होंगे, तो पुलिस के खिलाफ जो लोग कंप्लेंट्स अक्सर अक्सर करवाते रहते हैं वो भी कम हो जाती हैं। उससे भी कम्युनिटी पुलिसिंग का ये भी फायदा है। और आगे रिकमेंडेशंस आप देंगे, रिकमेंडेशंस क्या है मॉडर्न पुलिसिंग के लिए, यानी कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए? वो ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, जिससे जो जिसका फोकस क्या होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि पुलिस ऑफिसर की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए और उनकी मीडिएशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। मीडिएशन स्किल्स मतलब ये है कि जब लोगों के दरमियान में ऐसे बात की जाए कि लोग जो आपस में जो एफ आई आर करवाने हैं उनका मामला वहाँ सुलझा दें। और फीडबैक और कंप्लेंट मैकेनिज्म शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि फीडबैक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई ऐसा यूनिट कायम किया जाए जो लोगों की फीडबैक ले, कि जो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 15 पे हम कॉल करते हैं तो शाम को दूसरे दिन या 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा कॉल आती है हमें कि आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या उसका वो मामला हल हो गया? ये होती है फीडबैक कलेक्शन। इससे भी पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिवली या इनफेक्टिवली जो है वो रन हो रहा है। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो भी कोई दरखास्त जमा करवाए तो उसको प्रॉपरली उसको रेजोल्यूशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। और कंक्लूजन कंक्लूजन में ये सारी बातें करने के बाद आप जो थीसिस स्टेटमेंट थी उसको रीफ्रेज कर लेंगे मुख्तलिफ अल्फाज में। और फिर उसके बाद आप इस ऐसे के ऊपर जब इस टॉपिक पे जब ऐसे लिख रहे होंगे तो आप ये कोड दर्ज कर सकते हैं कि पुलिस आर द पब्लिक एंड द पब्लिक आर द पुलिस। कि जो लोग हैं वो पुलिस हैं और पुलिस क्या है, लोग ही तो हैं बेसिकली। पुलिस ऑफिसर कोई नई मखलूक नहीं है जो मार्स से या जो जुपिटर से या मून से आती है। पुलिस हमारे बहन भाई ही होते हैं। और जैसा रॉबर्ट पील की है कि पुलिस कोई नया डिपार्टमेंट या कोई ऐसा काबिल नफरत डिपार्टमेंट नहीं है, वो हम ही होते हैं, हमारा चचा, हमारा भाई, हमारा वालिद, हमारा बेटा। तो या आपका बहन भाई, मतलब हम सब हम खुद ही होते हैं। इसी तरह सोर्सेज, जब आप इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे होंगे तो आप यूएन हैंडबुक ऑन कम्युनिटी पुलिसिंग का हवाला दे सकते हैं। कोई बात करते हुए जो आप लगते हैं कि मजबूत बात बात कर रहे हैं तो हवाला दे देंगे यूएन हैंडबुक का ऑन कम्युनिटी पुलिसिंग में ये बात लिखी हुई है। इस तरह नेशनल पुलिस ब्यूरो पब्लिकेशन का हवाला दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन ऑफ नेशनल पुलिस ब्यूरो, कोई स्टैटिस्टिक्स देनी हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर देनी हो, कोई रिपोर्ट देनी हो, तो इसका हवाला दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए इंस्पेक्टर लीगल के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के ऊपर। मैं लेट मी जूम इट आउट टू मेक इट विजिबल फॉर यू। एंड दैट इज, ये आज का हमारा 5वां टॉपिक है इन इसकी वीडियो का, लास्ट टॉपिक है। अगर आप इंस्पेक्टर लीगल का पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे का, तो आपको इस टॉपिक को भी पढ़ के जाना चाहिए। और वो है रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। आउटलाइन में सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। आप रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस के ऊपर आप पहली बात में बेशक इसको जी ना लिखें, क्योंकि जब आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी तो उसके नीचे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट होगा। बाकी ये चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं यहाँ चीज़ें। तो रूल ऑफ लॉ का आप लिखेंगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक ही कानून के जेर असर होंगे, मतलब जेर साया होंगे। और इसी तरह यहाँ पे बात कर लेंगे आप एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, मैंने जहाँ लिख दिया एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये भी मैंने हेडिंग बना के दे दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अदरवाइज इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना, कुछ नहीं लिखना। तो रूल ऑफ लॉ की पहले डेफिनेशन देंगे कि तमाम लोग और तमाम इदारे जो है वो एक ही रूल की जब अंडर होते हैं तो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, तमाम लोग जो है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब किसी को किसी के ऊपर सुपेरियरिटी या कोई किसी से इंफीरियर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है क्या, एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की सुप्रीमेसी। दूसरी बात है कि तमाम लोग कानून के सामने इक्वल हों। और तीसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें मिले तो रूल ऑफ लॉ बनता है। ये आप लिख देंगे कि रूल ऑफ लॉ इंटेल्स या रूल ऑफ लॉ कंटेन्स या रूल ऑफ लॉ कंप्राइजेज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कामा इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड थर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। यानी कि आप रूल ऑफ लॉ के अंदर ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ये आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिख देंगे। और साथ आप इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा उसकी एंडिंग हो रही होगी इन लाइंस पे, इसको मैंने थीसिस स्टेटमेंट कह दिया, एंड दैट इज कि रूल ऑफ लॉ इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली गुड गवर्नेंस का दिल है। विदाउट इट जस्टिस बिकम्स सेलेक्टिव,
institutions weaken and democracy loses its moral authority. रूल ऑफ लॉ बेसिकली गुड गवर्नेंस का, जैसे हमारा टॉपिक था रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस, तो रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ से ही गुड गवर्नेंस होता है। और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो उससे जस्टिस क्या होता है, सिलेक्टिव हो जाता है, कुछ लोगों को मिलता है जस्टिस, कुछ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो अपनी मॉरल अथॉरिटी, यानी कि जो अखलाकी उसकी जरूरत होती है, या उसका जो मतलब होता है, जवाब ही खत्म हो जाता है अखलाकी तौर पे। इसी तरह दूसरी हेडिंग आप देंगे आउटलाइन के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, कि गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के दरमियान में क्या ताल्लुक है। आप बताएंगे कि जो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही होती है, या या कोई भी इदारा काम कर रहा होता है, तो जब ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होंगे तो करप्शन क्या होगी, कम होगी, और अब्यूज ऑफ पावर भी क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या है, गुड गवर्नेंस होगी। इसी तरह जो एफिशिएंट सिस्टम्स होते हैं, efficient systems support merit based administration and institutional stability, कि अगर सिस्टम्स एफिशिएंट होंगे उससे मेरिट, इनकी मेरिटोक्रेसी को प्रमोट, फरोग मिलेगा, और तमाम इदारे जो हैं वो स्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि एफिशिएंट सिस्टम चल रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या है, जैसे मैंने बात की है पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तब कानून के सामने सब बराबर है। और फिर हमने बात क्या की है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम समझना चाहिए। और तीसरी बात हमने की थी अकाउंटेबिलिटी को, यानी कि तमाम लोग जो है वो जवाबदेह भी हों। तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, इससे एफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपेरेंसी प्रोड्यूस होती है, और इस रूल ऑफ लॉ से क्या होता है, गुड गवर्नेंस प्रमोट होती है। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बना लेंगे आप, और इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम लिखा जा सकता है। और तीसरी हेडिंग मैंने दी है आउटलाइन के अंदर कि चैलेंजेस इन पाकिस्तान विस रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, किस चीज़ के, विस का मतलब है किसके बारे में, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के हवाले से कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो सियासी हजरात होते हैं वो हमेशा असर रखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, ऑन इंस्टीट्यूशन तमाम इदारों के ऊपर। अंडरमाइंस इम्पार्शियलिटी, जब भी कोई सियासी असर और रसूख होता है तमाम इदारों पे, उससे जो इम्पार्शियलिटी होती है, जो गैर जानबदारी का जज्बा होता है, या गैर जानबदारी जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, बल्कि जानबदारी को प्रमोट करती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और दूसरी ये है कि एक और चैलेंज इशू ये है हमारा पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का, रूल ऑफ लॉ का इशू ये है कि जुडिशियल जो है ना वो डिलेज होते हैं, उससे लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, और लोगों का ट्रस्ट सिस्टम के अंदर ख़त्म हो जाता है, कि अदालत के अंदर जो मामला हैं वो साल साल से पड़े रहते हैं। तो ये दो इश्यूज हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जुडिशियल डिलेज, इससे क्या है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ भी कम हो रहा है और गवर्नेंस भी वीकन हो रही है। और फिर चौथी हेडिंग मैंने दी है इसके अंदर कि रोल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इन द रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। अब हर आप ऐसे देख रहे होंगे कि उसके अंदर मैंने पुलिस का रोल लाजमी डाला है, यानी कि पुलिस के रोल का एक पैराग्राफ हर ऐसे जो भी ऐसे आएगा उसके अंदर आप लिखेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने में और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने में। ये रोल है कि एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है, उससे प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथन हो जाती हैं, यानी कि ये जो मुकदमाबाजी होती है, लोगों के जो अक्यूज होते हैं उसको कन्विक्शन करवाने में उसकी, उससे अगर एविडेंस बेस, यानी कि अगर जो हम एविडेंस पुलिस कलेक्ट करेगी वो एडमिसिबल अगर होगा, तो उससे क्या होगी, प्रोसिक्यूशन मजबूत होगी, कन्विक्शन होगी, फिर लोग ऐसे रिहा नहीं हो जाएंगे, अक्यूज को हम कन्विक्ट करवाएंगे अगर हकीकी तौर पे वो मुजरिम है तो। दूसरी बात है कि एथिकल कंडक्ट हेल्प्स रीस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन लॉ एनफोर्समेंट, कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर एथिकल उनका कंडक्ट होगा, यानी कि अखलाकी तौर पे वो पेश आ रहे होंगे, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस वो विन करते हैं, उससे भी क्या होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का जो मैकेनिज्म होता है वो मजबूत होता है, रूल ऑफ लॉ मजबूत होता है, गुड गवर्नेंस प्रिवेल करती है। और रिकमेंडेशंस आप जब देंगे, तो रिकमेंडेशन चूंकि यहाँ पे दो दी हुई हैं, तो इसी तरह हम इसको करते हैं 5.1, और इसको हम कर देते हैं 5.2। तो रिकमेंडेशन ये हैं कि रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के हवाले से, कि ट्रेनिंग और डिजिटलाइजेशन कैन एनहेंस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, जुडिशरी की ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, वकला की भी, जजेस की भी। और डिजिटलाइजेशन सिस्टम जो है ना वो आप मैनुअल की बजाय डिजिटलाइज कर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, जल्दी जल्दी काम होते हैं, डिलेज नहीं होते, जुडिशियल डिलेज नहीं होते। पुलिस डिपार्टमेंट भी जल्दी जल्दी काम को मतलब निपटा देती है, क्योंकि चीज़ें डिजिटलाइज हो जाती हैं और ऑनलाइन हो जाती हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, यानी कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई किसी के जेर साया ना हो, जेर मतलब जेर असर ना हो। उससे क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर भी खत्म हो जाता है और इंटरफेरेंस भी कम होती है। और इस तरह आप छठी जो है, जहाँ पे आप देंगे इसकी हेडिंग, वो है कंक्लूजन की।
और कंक्लूजन में आपने क्या करना है, जो बातें आप पहले कर चुके होंगे उन सारी को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। और एंडिंग किस पे करेंगे, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दी थी उसको ज़रा घुमा के लिखेंगे, और पॉजिटिव एंडिंग पे, यानी कि कोई होप पे। अब एक आखिरी जो पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का होगा, पैराग्राफ का, सॉरी, कंक्लूजन का एक ही पैराग्राफ होता है, उसकी जो आखिरी लाइन होगी उसमें कोई होप ओरिएंटेड बात करेंगे। और इसमें आप दो कोट्स दे सकते हैं इस टॉपिक पे, जो रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के टॉपिक के ऊपर। वेयर लॉ एंड्स, टायरनी बिगिंस, कि जहाँ कानून या जो खत्म होता है वहाँ जुल्म शुरू हो जाता है। ये जॉन लॉक की, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनकी वो है, कोट है। ये भी आप ऐसे कहीं पे भी जहाँ आपको लगे कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो गवर्नेंस नहीं होती, और इस तरीके से, जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि वेयर लॉ एंड्स, टायरनी बिगिंस। इसी तरह जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप कानून को लेट कर रहे हैं किसी को इंसाफ देना, तो इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ दे ही नहीं रहे, आपने इनकार कर दिया। ये विलियम ई ग्लैडस्टोन की वो है, कोड है। तो इन दो कोड को आप अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्सेज, जब आप इस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे होंगे रूल ऑफ लॉ पे और गुड गवर्नेंस पे, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसका कोई इंडेक्स का हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ के की जो रैंकिंग है, रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ पे है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25, इनका हवाला दे सकते हैं। आर्टिकल 25 जो है उसका, और आर्टिकल 4 जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 है, उनका हवाला दे सकते हैं, जो इंश्योर करते हैं रूल ऑफ लॉ को और गुड गवर्नेंस को। होपफुली आपको ये जो पांचों टॉपिक्स थे, जिनके ऊपर मैंने आप लोगों को ना सिर्फ आउटलाइन बताई, बल्कि मैंने इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट दिखाई आपको। इन पांचों टॉपिक्स का बारे बारे में मैंने बताया कि आप इनके अंदर आउटलाइन, इनके अंदर कौन सी कोट डाल सकते हैं, और इन, यानी कि आप कोटेशन की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह इन पांचों टॉपिक्स के अंदर आप कौन कौन से सोर्सेस, मतलब है कि साइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर अच्छी आउटलाइन पेपर में बना लेते हैं, अच्छा, इसमें कोई एक पेपर में एक से ज़्यादा कोटेशन ना डालें, और इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर अगर आप 2 से 3 जो रेफरेंसेस हैं वो डाल लेते हैं अच्छे तरीके से, और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप इंस्पेक्टर लीगल के जो पेपर है इंग्लिश ऐसे का 50 नंबर का, जो 2 घंटों में लिखना होगा, वो आप एस, यू कैन इजीली एस इंग्लिश ऐसे पेपर ऑफ इंस्पेक्टर लीगल। मुझे उम्मीद है, आई एम प्रीटी होपफुल दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, इंस्ट्रूमेंटल और assistive regarding your English essay preparation for inspector legal post, like this video and share this video with your friends who need this very video. And I'm pretty hopeful that you would have subscribed my YouTube channel. If you have not subscribed my YouTube channel till now, you are requested to subscribe my YouTube channel so that my coming videos might reach you timely. Take good care of yourself. In my next video, I would come up with further or some more informative videos, inshallah, regarding English essay, precis writing, English grammar, English writing, and English speaking. I'm pretty hopeful that you would recommend my YouTube channel to other fellows, to your kith and kin, to your near and dear ones. And if you have found this video, do like it and do share it with your fellows. Assalamu alaikum. इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान आपकी आरा का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेगा। अल्लाह हाफिज़।